नमस्कार दोस्तों, त्रिवेणी लर्निंग पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम यहाँ पर आज लेके आए हैं अपने एनसीईआरटी क्लास 7th की तीसरी क्लास हमारी बदलती पृथ्वी के बारे में। ठीक, तो आज हम पढ़ेंगे हमारी बदलती पृथ्वी। ये चैप्टर 3 है एनसीईआरटी 7th की ज्योग्राफी की। ठीक, तो अब हम ये देखने जा रहे हैं इस चैप्टर में कि हमारी पृथ्वी में क्या परिवर्तन होता है, किस तरीके से चीज़ें बदलती हैं। ठीक, देखिए कल वाली वीडियो में भी ये बात हुई थी कि जो जो भी चीज़ें हैं ना भाई, वो कोई स्थिर नहीं है। ठीक है ना, हमेशा चीज़ें हर पल हर एक क्षण कुछ न कुछ चीज़ें हमेशा बदल रही हैं। ऐसे ही बदलाव हमारी पृथ्वी पर भी होता रहता है। ठीक है ना, आप देखते होंगे कि कभी ऐसा आपने देखा होगा कि आपके अगल बगल में कोई गड्ढा रहा होगा और वो गड्ढा में पानी भर जाता है। धीरे धीरे करके पता चलता है कि वो गड्ढा अपने आप फुलफिल हो जाता है, अपने आप भर जाता है। तो पृथ्वी क्या करती है ना भाई, पृथ्वी अपने आप को इसी तरीके से बदलती रहती है। ठीक, ये सारी चीज़ें चेंजेस होती रहती हैं। जैसे आपको पता ही होगा कि पहले क्या, जहाँ आज हिमालय पर्वत है ना, हिमालय पर्वत है, एक टाइम था कि वहाँ पर टेथित सागर था। ठीक, टेथिस सागर हुआ करता था। आज क्या है, वहीं पर हिमालय बन गया। तो इतना ऊंचा पर्वत, तो कहने का मतलब क्या है कि हर पल चीज़ें बदल रही हैं, हर एक क्षण चीज़ें बदल रही हैं। उसी तरीके से हमारी पृथ्वी भी है ना भाई, वो भी स्थिर नहीं है, वो भी बदल रही है। आप जानते हैं कि हमारी पृथ्वी क्या करती है, सूर्य का चक्कर लगाती है और सूर्य का चक्कर लगाने के साथ साथ वो अपने एक्सिस पर भी घूमती है। ठीक, तो ये सब क्या है ना, पृथ्वी की गतियाँ हैं। तो पृथ्वी की गतियों के साथ में पृथ्वी पर जो और चीज़ें स्थित हैं वो भी बदल रहा है। जैसे महाद्वीप है, आपको पता ही होगा कि बहुत पहले क्या होता था, जैसे अपना प्यारा जो भारत है ना, भारत पहले भाई साहब ग्लोब में साउथ में रहता था। गोंडवाना लैंड का हिस्सा है ना भारत, क्या गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। अब धीरे धीरे करके ये क्या हो गया, नॉर्थ में आ गया, उत्तरी गोलार्ध का देश हो गया। तो यही चीज़ कहा जा रहा है कि हमारी जो पृथ्वी है ना भैया, वो बदल रही है। तो आज हम जो चैप्टर सीखने जा रहे हैं वो इसी के बारे में सीखने जा रहे हैं कि हमारी पृथ्वी पे जो बदलाव आता है, कैसे आता है, क्यों आता है और उसका क्या क्या परिणाम निकलता है। इन सब के बारे में हम एनसीईआरटी 7th की तीसरे चैप्टर में सीखने जा रहे हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है भैया। देखिए, सबसे पहले तो मोटी मोटी बात यहीं पर जान लीजिए कि जो स्थल मंडल है ना भाई, अनेक प्लेटों में विभाजित है। ठीक, जो हमारा प्लेट है, पृथ्वी की ऊपरी जो सतह है, आपने देखा होगा कि महाद्वीप है, महासागर हैं, है ना, और कई छोटी छोटी टीपें हैं। 7 महाद्वीप हैं भैया, 5 महासागर हैं। ठीक, तो ऊपर का जो हमारा स्थल मंडल है, कल हमने इसके बारे में पढ़ा था, स्थल मंडल क्या होता है। दूसरी वाली वीडियो में, इसके पीछे वाली वीडियो में वो सब सारी चीज़ें हैं, आप जा कर के वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक, तो भैया स्थल मंडल क्या है, अनेक प्लेटों में विभाजित है, जिन्हें क्या कहते हैं, स्थल मंडलीय प्लेट। ठीक, तो ये क्या हो गया आपका स्थल मंडलीय प्लेट। ठीक, अब आप जानते हैं कि भैया जो ये प्लेट है ना, ये प्लेट स्थिर है ही नहीं। ये प्लेट क्या कर रही है, धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती है। ठीक, ये प्लेट क्या कर रही है, धीमी गति से चारों तरफ घूम रही है। ठीक, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत तेज़ी से आपको चीज़ें फील नहीं होती हैं। प्रत्येक वर्ष में केवल कुछ ही मिलीमीटर ऐसा होता है जब ये मूवमेंट करती हैं। ठीक, तो अब और चीज़ याद ध्यान रखिएगा कि पृथ्वी के अंदर ना पिघले हुए मैग्मा में जो गति होती है ना, उसी गति के कारण ही क्या होता है, उसी गति के कारण ये प्लेटें मूवमेंट करती हैं। ठीक, अब जैसे यहाँ पर देख लीजिए, ऐसे देख लीजिए ये यहाँ पे, कि अब देखिए ये हम मान लेते हैं कि ये पृथ्वी की सतह हो गई। ठीक, और पृथ्वी की सतह पर आप जानते हैं कि ऐसे कई छोटे छोटे प्लेटें है ना, ये सब मान लीजिए हम, ये महाद्वीपीय प्लेट हो गई। ठीक, और कुछ प्लेट ऐसे हैं जो इसी पर हैं, महासागरी वाली प्लेट है। ठीक है ना, ऐसे ये महासागरी वाली प्लेट है इसी पे। ठीक, कहीं कहीं यहीं पर पर्वत है, पठार है, अब सारी चीज़ें हैं। और इसी के नीचे ना भाई, एक सेकेंड। ठीक, तो अब देखिए जैसे अब ये हो गया, इसके ऊपर ये महाद्वीप वाली प्लेट हो गई और इसके बगल में ये हम मान लेते हैं महासागरी वाली प्लेट हो गई। ठीक, तो अब क्या है ना, इसी प्लेट के नीचे ना
यहाँ पर मैग्मा चैम्बर है, ऐसे यहाँ पर बहुत सारा मैग्मा है जो क्या है ना, ये मूवमेंट कर रहा है, गति कर रहा है ये, ठीक, मूवमेंट में है। अब इसके मूवमेंट के कारण ना, जब नीचे की चीज़ें घूम रही हैं तो इसके ऊपर जो स्थल है, स्वाभाविक है कि ये घूम रहा है तो इसके साथ इसका स्थल जो है ये भी घूम रहा है, मूवमेंट करेगा। जब ये नीचे का चीज़ रोटेट कर रहा है तो ऊपर की चीज़ भी रोटेट करेगी ना, जो उस पर टिका हुआ है। तो बिल्कुल उसी तरीके से क्या हो रहा है, जो हमारी प्लेटें हैं ना, वो क्या कर रही हैं मेरे भाई, जो हमारी प्लेटें हैं वो भी मूवमेंट कर रही हैं, ठीक, इसी के साथ। तो वही चीज़ बताया जा रहा है कि प्रत्येक वर्ष क्या होता है, मिलीमीटर में क्या करती हैं ये, मैग्मा में गति के कारण ये क्या कर रही हैं, पृथ्वी के ऊपर प्लेटें चल रही हैं, ठीक। अब देखिए, पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ जो मैग्मा है ना भैया, वृत्तीय रूप में घूम रहा है। यही कारण है कि उसी तरीके से हमारी प्लेटें भी आगे चल रही हैं, ठीक। देखिए, प्लेट की इस गति के कारण क्या हो रहा है भैया, सतह में परिवर्तन होता है। देखिए बताया ना, जब प्लेट मूवमेंट कर रहा है, ये प्लेटें जो गति हैं, जो पृथ्वी पर प्लेट हैं, ये जब प्लेट गति कर रही हैं, मूवमेंट कर रही हैं, तो मूवमेंट करेंगे तो कुछ ना कुछ तो चेंजेज होगा ना, ये इसीलिए तो पृथ्वी की सतह पर ये परिवर्तन हो रहा है, ठीक। अब देखिए, पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया जाता है, ठीक, जिसके कारण गतियाँ उत्पन्न होती हैं, ठीक। जो पृथ्वी की गतियाँ उत्पन्न हो रही हैं, ठीक, उन बलों को क्या, कि बलों के आधार पर विभाजित किया जा रहा है, मतलब कौन से उसमें बल लग रहे हैं। तो यहाँ देख लीजिए, जो बल पृथ्वी के अंदर बल लगाते हैं ना भाई, यानी पृथ्वी के अंदर जो बल काम कर रहे हैं, उनको कहते हैं इंडोजेनिक फोर्स, ठीक, ये याद रखिएगा। पृथ्वी के अंदर जो बल लग रहा है उसको कहते हैं इंडोजेनिक फोर्स, और पृथ्वी के बाहर जो बल लग रहा है ना, उसको कहते हैं एक्सोजेनिक फोर्स, ठीक है ना। यानी एक तो पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी की सतह के अंदर जो बल लग रहा है, अभी ये देखा हमने मैग्मा चल रहा था, तो कुछ कुछ रेडियो तरंगे होती हैं जो पृथ्वी पर अंदर से बल लगाती हैं, ठीक। तो अंतर्जात बल है एक, जिसे एंडोजेनिक फोर्स कह रहे हैं। तो ये पृथ्वी के अंदर परिवर्तन लाता है, पृथ्वी के अंदर मूवमेंट करा रहा है। और एक बल है जो पृथ्वी के ऊपर, बाह्य बल उसे बोलते हैं, बहिर्जात बल कह रहे हैं, ठीक। और ये है कि भैया एक्सोजेनिक फोर्स, ठीक। सिंपल बात ऐसे बस समझ लीजिए। इसके बारे में देखिए, यहाँ पर बताया जा रहा है, ये यहाँ पर ये देखिए, ये शब्द है, आप समझ लीजिए। इंडो मतलब क्या होता है, अंतः, एक्सो मतलब क्या होता है, बाहर। तो इंडोजेनिक, जेनिक शब्द है, इंडोजेनिक का मतलब क्या हो गया, ये इंडोजेनिक, इंडोजेनिक का मतलब अंदर, अंतः लिखा हुआ है ना, अंदर। और दूसरा देखिए क्या कह रहा है भैया, कि ये एक्सो, एक्सो मतलब क्या होता है, बाह्य, और साथ में लग गया जेनिक। तो एक्सोजेनिक का क्या मतलब हो गया, कि एक्सोजेनिक, एक्सोजेनिक मतलब बाहर, बाहर उत्पत्ति जो हो रही है, बाहर जो उत्पत्ति हो रही है वो एक्सोजेनिक हो गया, अंदर जो उत्पत्ति हो रही हो गया इंडोजेनिक, ठीक। तो ये यही शब्द भी दिया है, ये सब चीज़ को समझ लीजिए। देखिए एक चीज़ और भी यहाँ दिखा रहा है कि स्थल मंडलीय प्लेट क्या होता है भैया, एक चीज़ देख लीजिए। स्थल मंडलीय प्लेट क्या होता है कि देखिए, भूपर्पट्टी में अनेक बड़ी एवं कुछ छोटी, कठोर, असमान आकार की प्लेटें होती हैं, ठीक। जो पृथ्वी का ये भूपर्पट्टी है, ये ऊपर वाली सतह, इस पर क्या है, बहुत प्रकार की ना बड़ी बड़ी प्लेटें भी हैं, छोटी छोटी प्लेटें हैं, जैसे एक महाद्वीप है, ठीक, कुछ ऐसे द्वीप की प्लेटें हैं, नजका प्लेट है, ठीक। तो ये सब कुछ छोटी प्लेट भी है, कुछ बड़ी प्लेट भी है। तो भैया वही कहा जा रहा है कि भूपर्पट्टी में अनेक छोटी बड़ी सब प्लेटें हैं, ठीक, और ये आकार में भी समान नहीं हैं, ठीक, जिन पर महाद्वीप एवं महासागर की सतहें टिकी हैं, वही क्या है भैया, स्थलमंडलीय प्लेट है, ठीक। चलिए, तो यहाँ तक बात हो गई। तो ये समझ लीजिए कि प्लेट भैया गति कर रही है, आपको पता ही है, और ये प्लेट में गति का कारण पृथ्वी की सतह पर जो परिवर्तन हो रहा है, वो उसका कारण क्या है, प्लेटों की गति, ठीक। पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया गया है, वो बल कौन कौन से भैया, इंडोजेनिक फोर्स और एक्सोजेनिक फोर्स, हमने समझ लिया। इंडोजेनिक फोर्स क्या है, पृथ्वी के अंदर बल लग रहा है, एक्सोजेनिक क्या है, पृथ्वी के बाहर लग रहा है। देखिए, अंतर्जात बल कभी कभी क्या हो जाता है, आकस्मिक गति उत्पन्न कर रहे हैं। जो अंदर बल लग रहा है पृथ्वी के, वो कभी कभी आकस्मिक होता है, और कभी कभी क्या होता है, एक लॉन्ग टर्म में चीज़ें बदल जाती हैं। देखिए ये ग्राफ देख लीजिए ना, आपको सारी चीज़ें एक जगह ही समझ में आ जाएंगी, ये, ठीक।
ये देखिए पृथ्वी की गतियाँ, तो पृथ्वी की गतियों में क्या दिखाया जा रहा है कि भैया एक तो है आपका क्या अंतर्जात बल, ठीक, एक तो क्या है पृथ्वी की गतियाँ में एक तो है अंतर्जात बल, ठीक, एक तो है अंतर्जात बल, ठीक, यहाँ, और एक है बहिर्जात बल, ठीक। अंतर्जात मतलब समझ ही लिए कि पृथ्वी के अंदर बल काम कर रहा है, अब बाहिर जनित बल मतलब पृथ्वी के बाहर काम कर रहा है। देखिए अंतर्जात बल भी क्या होता है, दो प्रकार का होता है। अंतर्जात बल भैया दो प्रकार का, एक तो है आकस्मिक बल, दूसरा है पटल विरूपणी बल। आकस्मिक बल मतलब देखिए पृथ्वी पर अंदर कुछ घटना घटी, अंदर कोई काम हुआ तो क्या हो गया, भूकंप आ गया, ज्वालामुखी, भूस्खलन, ये सब क्या है, जैसे भूकंप आ रहा है, ज्वालामुखी आ रहा है, भूस्खलन हो रहा है, ये सब पृथ्वी के अंदर बल लगता है, उसके कारण हो रहा है, ये सब घटनाएं घटती हैं। और कभी कभी आपने देखा हो कि नए नए द्वीप सतह पर बन जाते हैं एकदम, ठीक, कोई खाई बन जाती है बहुत बड़ी, तो ये आप कोई अभी देखा आपने, हमने बताया है कि जो टेथिस सागर था, टेथिस सागर में हिमालय बन गया ना, तो ये एक दिन में तो हुआ नहीं है, तो एक क्यों हुआ है, कौन सा बल काम कर रहा है वहाँ पर काम कर रहा है भैया पटल विरूपणी बल काम कर रहा है, याद रखिएगा। वहाँ पर कौन सा बल काम कर रहा है, वहाँ पर जो बल काम कर रहा है भैया वो बल का नाम है पटल विरूपणी बल, याद रखिए। और पटल विरूपणी बल से क्या होता है देख लीजिए, ये पर्वत निर्माणकारी बल जो है वो पटल विरूपणी बल के कारण बनता है, यानी जो टेथिस सागर था वहाँ हिमालय बन गया, तो क्यों बन गया है, पटल विरूपणी बल के कारण बना है। और ये अंदर से बल काम कर रहा था, ये बाहर से नहीं। बाहर का देख लीजिए क्या बल काम करता है, देखिए बहिर्जात बल है, यहाँ बहिर्जात बल है, ठीक। अब बहिर्जात मतलब बाहर से बल काम करेगा, इसमें देखिए अपर्दन आता है, निक्षेपण आता है, ठीक। अपर्दन का क्या मतलब, मिट्टी कटी गई, कट के वहाँ से हट गई, जैसे मिट्टी है, कोई चट्टान है, वो चट्टान कमज़ोर हो गई, टूट के कहीं और चली गई, तो वो हो गया अपर्दन, ठीक। निक्षेपण का मतलब जहाँ जा कर के वो अवसाद या जो मिट्टी कटी है जहाँ जाके इकट्ठा हो रही, वो क्या हो गया, निक्षेपण, ठीक। तो अब बहिर्जात बल में ये क्रिया होती है अपर्दन और निक्षेपण, इससे क्या बनता है भैया, नदी का बहता जल, पवन, समुद्री तरंग, ये सब कारक हैं इसके, ठीक। मतलब ये सब मिल करके बहिर्जात बल है ये पृथ्वी के, इन्हीं से, जैसे नदी बहती है तो चट्टानें कटती हैं, पवन बहता है तब भी चट्टानों वगैरह में कटाव आता है, समुद्री लहरें से समुद्र के किनारे जो होते हैं कटा फटा चीज़ें बन जाती हैं, ठीक। और ये देखिए भैया हिमनद है, इससे ये भी क्या करता है, ये बहिर्जात बल का कारक है, ठीक, याद रखिएगा। तो अंतर्जात बल समझ में आया, अंतर्जाल मतलब बल, इंडोजेनिक फोर्स, इसमें अपर्दन और निक्षेपण आता है, और ये सब होता किसके कारण है, ये सब नदी है, बहता जल है, समुद्री जल है, इन सब के कारण होता है, ठीक। चलिए ये सब बातें हो ही गई थी। अब देख लीजिए यहाँ पर भैया क्या है कि ये कह रहा है यहाँ पर कि ज्वालामुखी क्या है भैया, ज्वालामुखी भूपर्पट्टी पर खुला एक ऐसा छिद्र, जैसे भूपर्पट्टी है, भूपर्पट्टी पर कोई ऐसा छिद्र है जो खुला है, उसी को क्या कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं भैया, भूपर्पट्टी का खुला हुआ छिद्र, जिससे से पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं, उसको कहा जाता है ज्वालामुखी, ठीक। तो ज्वालामुखी क्या है, सिंपल सी बात समझ में आनी चाहिए, क्या हो गई बात कि भूपर्पट्टी पर खुला ऐसा छिद्र जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक क्या होते हैं, बाहर निकलते रहते हैं, उसी को क्या कहा जाता है, ज्वालामुखी कहा जाता है, ठीक। तो ये एक बार देख लीजिए ज्वालामुखी, ये यहाँ बहुत ज़रूरी है, ये देख लीजिए, ठीक। यहाँ देखिए ये भैया है क्या, ज्वालामुखी का चित्र, ठीक। तो ये जो बना हुआ है ना, ये यही है क्या, भूपर्पट्टी, दिखा है ना परपट्टी नीचे बना हुआ है, और इसी के नीचे क्या है भैया, ये देखिए मेंटल, और मेंटल में क्या होता है, मैग्मा चैम्बर, ठीक। मेंटल में ही जहाँ पर ये ऊपरी क्रस्ट हो गया और यहीं मेंटल है, दोनों मूवमेंट कर रहे हैं, तो यहीं हो रहा है घर्षण उत्पन्न हो रहा है, ठीक। इस तो निचला में निचला क्रस्ट ऐसे देख लीजिए, ये यहाँ पर होता है निचला क्रस्ट, ठीक, यहीं पर होता है ऊपरी मेंटल, और दोनों जब आपस में घर्षण करते हैं ना तो यहीं पर बन जाता है मैग्मा, ठीक, यही हो जाता है मैग्मा, इसी को बोलते हैं मैग्मा चैम्बर। तो याद रखिएगा यहाँ है मेंटल और मेंटल में ये है
पूरा का पूरा मैग्मा चैम्बर, और यहाँ देख रहे हैं ना ये सब चीज़ें, और यहीं से मैग्मा ये भूपर्पट्टी को छेद करके यहाँ से ऐसे बाहर निकल रहा है। ठीक, याद रखें। तो ये हो गया भैया क्रेटर। क्रेटर क्या है याद रखिएगा, ये क्या है क्रेटर, तो भैया क्रेटर ज्वालामुखी का मुख होता है। ये याद रखिएगा, ये मुख है किसका, ज्वालामुखी का। ठीक, ज्वालामुखी का जो होती है ना ये मुख, याद रखिए ज्वालामुखी का मुख क्या कहलाता है, क्रेटर। कभी कभी ऐसा होता है ना भैया कि ये जो मुख हुआ होता है इसका ऐसे मुख बन जाता है, मुख को ऊपर से देखेंगे तो ऐसा दिखेगा, यहाँ ऐसे डॉट 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 ब्लैक ब्लैक दिखेगा। ठीक, और इसी में क्या भर जाता है, पानी। जब पानी भर जाता है तो यही हो जाता है भैया क्या, क्रेटर झील। ठीक, तो क्रेटर झील कहाँ बनता है, ज्वालामुखी के मुख पे बनता है। जब लावा बाहर नहीं निकलता तो यहाँ पर जब पानी भर जाता है तो वही हो जाता है क्रेटर झील। तो याद रखिएगा जो क्रेटर होता है वो ज्वालामुखी का मुख कहलाता है। ये गैस और राख जो है यहाँ से ऐसे ज्वालामुखी के मुख से बाहर निकल रहे हैं। ठीक, और ये क्या है भैया, निकास या वेंट, यही है क्या, ज्वालामुखी पाइप इसी को बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको भैया, ज्वालामुखी पाइप है। ठीक, जहाँ से लावा ऐसे बाहर निकलता है। ठीक, ये लावा है, ये पूरा भरा मैग्मा चैम्बर इसी को बोल रहे हैं। और ये जब बाहर निकल आया भैया ऐसे, तो क्या हो गया, ये लावा ऐसे सतह पर आकर के ऐसे फैल रहा है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये हो गया आपका ज्वालामुखी। और जो ये वाला एरिया है, ये पूरा एरिया है ना, जो ये वाला जो पूरा एरिया है, ये क्या है, इसी को कहते हैं शंकु। ठीक, ये क्या है, शंकु है, याद रखिएगा ये क्या है, ज्वालामुखी शंकु। ठीक, चलिए, तो ये हो गया भैया, बात समझ में आ गई, समझ में आ जानी चाहिए। तो आगे चलते हैं। ठीक, आगे चलिए, ये देख लीजिए यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर कह रहा है कि स्थल मंडलीय प्लेटों के गति करने पर पृथ्वी की सतह पर क्या होता है, कंपन उत्पन्न होता है। ठीक, जैसे अब एक चीज़ समझ लीजिए यहाँ पर, जैसे मान लीजिए कि आप कोई बर्तन लिए हैं, कोई भी ऐसे बर्तन ले लीजिए, कोई ऐसे बर्तन ले लिया आपने। ठीक, इसमें भर दिया क्या, पानी भर दिया, और इसको गर्म करिए। जब गर्म करेंगे ना इसको पाइप से, पाइप लगा के जब इसको गर्म करेंगे, और इस बर्तन को क्या करिए आप ऊपर से ऐसे ढक दीजिए ढक्कन से। जब ये भाप होगा, और इसी पे रख दीजिए चम्मच, चम्मच रख दीजिए, कुछ ऐसे चीज़ें रख दीजिए। जब ये गर्म होगा, यहाँ से जब भाप बनेगा ना, तो ये प्लेट जो ऊपर आप रखे हैं ये हिलने लगेगी, हिलने लगेगी। क्या होने लगेगा, कंपन होने लगेगा ना, कंपन होने लगेगा। जो चम्मच इसके ऊपर रखे हैं उससे आवाज़ आने लगी। ठीक, आवाज़ यानी ध्वनि उत्पन्न हो जाएगी। तो क्या हो रहा है, यही ऐसे ही होता है भाई, आता है क्या, भूकंप। ठीक, तो उसी तरीके से यहाँ पर भी ये चीज़ें हैं, वही चीज़ कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है भैया, कि स्थल मंडलीय प्लेटों के गति करने पर पृथ्वी की सतह पर क्या होता है, कंपन शुरू हो जाता है। ठीक, यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति करता है, याद रखिएगा। इसी कंपन को क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। ठीक, और देख लीजिए भैया कि भूपर्पट्टी के नीचे जहाँ से भूकंप शुरू होता है ना, उसको कहते हैं उद्गम केंद्र, या उसी कहते हैं उद्गम केंद्र या फोकस कहते हैं। ठीक, उद्गम केंद्र के भूसतह पर सबसे निकटतम स्थान अधिकेंद्र होता है। ठीक, अब यहाँ पे ऐसे समझ लीजिए, इसको भी समझा दे रहा हूँ भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहा है, इसको बढ़िया समझ लीजिए, सारा मामला ख़त्म हो जाएगा। ठीक, अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये हो गया पृथ्वी। ठीक, और यहाँ पृथ्वी का अंदर ही मान लीजिए कि हम ये मेंटल वाला एरिया इसको मान लेते हैं। ठीक, मेंटल या सबसे निचला क्रस्ट मान लेते हैं। ठीक, अब क्या हुआ कि यहाँ से भाई भूकंप उठना शुरू हुआ, ऐसे सबसे ऊपर ऐसे भूकंप भाई यहाँ से आएगा, चारों दिशाओं में ऐसे फैलने लगेगा भूकंप, है ना, फैलने लगेगा। तो याद रखिए, जहाँ पर सबसे पहले देखिए भूकंप यहाँ ही पहुँचेगा ना, ये 90 डिग्री पर एकदम जब सीधा आएगा तो सबसे पहले भूकंप कहाँ पहुँचेगा, यहाँ पहुँचेगा। तो भैया जहाँ पर भूकंप का सबसे पहले अनुभव हो रहा है ना, इसी पॉइंट को कहते हैं अधिकेंद्र। क्या कहा जा रहा है, अधिकेंद्र। ठीक, इसी को इंग्लिश में कहते हैं ईपी सेंटर। ठीक,
इसे क्या कहते हैं, एपी सेंटर। और जहाँ से भूकंप उठना शुरू होता है ना, एकदम शुरुआत होता है, उसी को कहते हैं उद्गम, उद्गम केंद्र। ठीक, इंग्लिश में क्या कहते हैं भैया, फोकस। ठीक, क्या कहते हैं, फोकस, याद रखिएगा। तो जहाँ से भूकंप की शुरुआत होती है वो होता है उद्गम केंद्र, और सबसे पहले भूकंप का झटका कहाँ पहुँचेगा, ईपी सेंटर पर। ईपी सेंटर क्या होता है भैया, जहाँ पर भूकंप का सबसे पहले अनुभव होता है। और याद रखिएगा भूकंप जब जहाँ सबसे पहले आता है ईपी सेंटर पर, और ईपी सेंटर के बाद ये सतह पर ऐसे फैलने लगता है। नीचे से पहले आएगा ऊपर, ऊपर से आने के बाद फिर ऐसे सतह पर फैलने लगता है, चारों तरफ इसकी तरंगें फैलने लगती हैं। ठीक, तो मोटी मोटी बात याद रखिएगा, जहाँ से भूकंप उठता है उसको कहा जाता है फोकस, जहाँ सबसे पहले अनुभव किया जाता है उसको क्या कहते हैं, ईपी सेंटर। ठीक, तो वही बात यहाँ पर कही जा रही है, बात समझ में आ जानी चाहिए। क्या है भैया, ये देख लीजिए। ठीक, कि भूपरपट्टी के नीचे वह स्थान जहाँ कंपन आरंभ होता है, आरंभ होता है, उसको क्या कहते हैं भैया, उद्गम केंद्र कहते हैं। ठीक, और जहाँ पर सबसे पहले निकटतम स्थान, जहाँ सबसे पहले भूकंप अनुभव होता है उसको कहते हैं अधिकेंद्र। ठीक, और याद रखिए अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करती है। ठीक, बाहर बहने लगता है तरंगे। ठीक, और ध्यान रखिए अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है, और जैसे जैसे हम भूकंप से दूर जाते हैं ना, उसकी तीव्रता भी क्या हो जाती है भैया, कम होती जाती है। यानी अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने पर भूकंप की तीव्रता क्या होगी, कम होती जाएगी। ठीक, यही बात है कि अभी हमने बता दिया कि जैसे यहाँ सतह से ऐसे झटका आया, ये हो गया आपका अधिकेंद्र, ये हो गया आपका फोकस, है ना। तो जब यहाँ पर भूकंप आ गया, यहाँ पर भूकंप आने के बाद ऐसे जब जाने लगेंगे, जितनी दूर तक जाएंगे उतनी तीव्रता इसकी कम होती जाएगी, वही बात बताया जा रहा है। और याद रखिएगा रिएक्टर स्केल होता है, यहीं बता दे रहा हूँ, क्या, रिक्टर स्केल, रिक्टर स्केल। ठीक, इसी रिक्टर स्केल से क्या मापा जाता है भैया, भूकंप। ठीक, याद रखिएगा रिक्टर स्केल से ही मापा जाता है भूकंप। ठीक, चलिए ये देखिए कितना अच्छा बनाया है, एनसीईआरटी में यही सब चीज़ें तो होती भैया, बेहतरीन चीज़ें बना देता है। तो ये देख लीजिए क्या, कि जैसे भूकंप भैया तरंगे जो होती है ना, वो 3 प्रकार की होती हैं, याद रखिएगा। भूकंप की तरंगे कितनी प्रकार की, 3। कौन कौन सी, पी तरंगे, एस तरंगे, एल तरंगे। ठीक, पी तरंगे को ही क्या कहते हैं, अनुदैर्घ्य तरंगे। ठीक, एस तरंग क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ तरंगे। ठीक, एल तरंग क्या कहते हैं, पृष्ठीय तरंगे। याद रखिएगा इन तरंगों के गुणधर्म विश्वकोश से ज्ञात करने का प्रयास करना चाहिए आपको अपने आप। ठीक, तो कैसे प्रयास करना है भैया, कि ये देखिए जो पी तरंगे हैं, पहले देख लीजिए यहाँ पर, देखिए उद्गम केंद्र कहाँ है, जहाँ से भूकंप उठ रहा है। उठने के बाद भूकंप क्या हुआ कि मेंटल से होता हुआ जब एकदम सतह पर आ जाएगा, ये सतह होता है, तो सबसे पहले जहाँ आता है एकदम उसी क्या कहते हैं, अधिकेंद्र कहते हैं। और जैसे जैसे क्या कहते हैं आगे बढ़ेगा, इसकी तीव्रता कम होती जाती है। याद रखिएगा भूकंपी तरंगे सभी दिशाओं में बाहर की ओर निकलती हैं, याद रखिएगा सभी दिशाओं में बाहर की ओर निकलती हैं। तो उद्गम केंद्र क्या भैया, वह स्थान जहां भूकंप उत्पन्न होता है, याद रखिएगा। ठीक, वह भूकंपी ऊर्जा का उद्गम केंद्र कहलाता है। वह भूकंपी ऊर्जा का उद्गम केंद्र यही है, फोकस। याद रखिएगा भैया क्या, फोकस। फोकस कहाँ है आपने देख लिया। चलिए, तो भैया याद रखिएगा कि यद्यपि भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं, क्यों नहीं संभव है, अभी हमने बताया कि पृथ्वी का अंतर्जात बल है, पहली बात तो बात अंतर्जात बल है। ठीक, और क्या है, अंतर्जात में आकस्मिक घटना है ना, तो आकस्मिक घटना होने की वजह से इसकी भविष्यवाणी जल्दी नहीं होती। जो पटल विरूपणी होता है उसमें तो भविष्यवाणी है। पटल विरूपणी में क्या भविष्यवाणी है, जैसे भारत का ये वाला जो एरिया है, यही बता दे रहा हूँ, बहुत ज़रूरी बात है, थोड़ा आप भी इसे जान लीजिए, एडिशनल चीज़ें जानते रहिए। जैसे भारत का ये वाला साउथ वाला जो एरिया है ना, ठीक, अब देखिए यहाँ हिंद महासागर है, यहीं है क्या, बंगाल की खाड़ी है ना। ठीक, यहीं बंगाल की खाड़ी है, और यहाँ ऐसे भारत की बहुत सारी नदियाँ जो हैं बंगाल की खाड़ी में अपना अवसाद जमा करती हैं। गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, सभी नदियाँ ज़्यादातर सब यहाँ अपना अवसाद जमा करती हैं। तो अब याद रखिए कि यहाँ पर अवसाद जमा हो रहा है, एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि यहाँ पर एक ऊंचा पर्वत बनेगा। ठीक, यहाँ पर एक पर्वत बनेगा, कौन सा,
वलित पर्वत बनेगा। तो जैसे यहाँ एक पर्वत बनेगा ना, वैसे यहाँ भी भाई अरब की खाड़ी में भी एक पर्वत बनेगा, वलित पर्वत। आज नहीं, बहुत साल बाद बनेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हो रहा है अवसाद जमा हो रहा है। तो ये देखिए भविष्यवाणी कितना दिन पहले ये वाली भविष्यवाणी कर दी जा रही है ना, बहुत पहले ये वाली भविष्यवाणी कर दी जा रही है। तो ऐसा होगा। लेकिन भैया जो भूकंप वगैरह होता है ना, इसका जल्दी से आप भविष्यवाणी नहीं कर सकते, संभव नहीं है। ठीक, लेकिन हाँ, अगर हम पहले से तैयार हों तो इसके प्रभाव को निश्चित रूप से आप क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। क्यों भाई, भूकंप आता है तो बहुत नुकसान हो जाता है। पता चला आदमी पूरी ज़िंदगी लगा करके अपनी मेहनत खून पसीने कमाई से घर बनवाया, अपनी संपत्ति इकट्ठा की, हर चीज़ किया, और पता चला चंद मिनट में, बस 10-15 सेकंड 20 सेकंड के अंदर पता चलेगा कि पूरा एकदम मिट्टी में मिल गया, तहस नहस हो गया। ठीक, तो ये सब बड़े दुख का बात हो जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है भैया कि भविष्यवाणी तो नहीं की जा सकती है, लेकिन हाँ ये है कि इसके अगर जानकारी है, पहले से तैयार अगर है इसके बारे, तो कुछ न कुछ कमियाँ इसको कुछ न कुछ कम कर सकते हैं। ठीक, कैसे भैया, स्थानीय लोग कुछ सामान्य तरीकों से भूकंप की संभावना का अनुमान लगा लेते हैं। ठीक, जानवरों के व्यवहार का अध्ययन करके भी पता चल जाता है। जैसे क्या होता है, जैसे भूकंप आने वाला होता है ना भाई, तो कुछ जानवर होते हैं जो समझ जाते हैं, वो उनकी तरंगों को समझ लेते हैं। कुत्ता है ना, ये तुरंत समझ जाता है, भागने लगते हैं। पशु पक्षी जानवर ये सब क्या होता है, भागने लगते हैं। और याद रखिएगा, भूकंप आने से पहले ना भैया वायुमंडल में रेडान जो गैस होती है ना, इसकी मात्रा बढ़ जाती है। तो रेडान गैस की जो गंध है ना, वो जानवर महसूस कर लेते हैं, वो इंसान नहीं फील कर पाते। तो वो समझ जाते हैं कि कुछ ना कुछ घटना होने वाली है। तो और आदमी जो होते हैं वो जानवरों की चहल पहल से भी कुछ समझ लेते हैं भैया कुछ होने वाला है। तालाब में मछलियों की उत्तेजना से भी समझ लेते हैं, वो वाइब्रेशन होने लगता है ना वहाँ पर, तो वो कांपने लगते हैं, तो उससे भी कुछ समझ जाते हैं। ठीक, सांपों का धरातल पर आना, ये इससे भी पता चलता है कि बिल के अंदर है, जल्दी जल्दी सब बिल से बाहर निकलने लगते हैं सांप भी। तो इससे भी क्या होता है भैया, भूकंप का कुछ अनुमान लगाया जा सकता है कि कुछ घटना घटने वाली है। ठीक, देखिए कुछ ऐसे भूकंप जो हैं बहुत खतरनाक रहे हैं, आए भी हैं। देखिए एक तो देख लीजिए, ये भुज में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे भैया। 26 जनवरी 2001 को भुज में भूकंप आया था। रिक्टर स्केल कितना 6.9 को आया था। बहुत लोग उस समय भैया मारे गए थे। ठीक, तो ये देख लीजिए कि दूसरा आप देख लीजिए कि भैया स्कूल सर्वाधिक प्रभावित हुए थे इसमें। ठीक, 971 छात्र और 31 शिक्षकों की मौत हो गई थी। ये बहुत बड़ी बात है। ये सब सरकारी आंकड़े हैं, और भी ज़्यादा घटनाएं घटी होंगी। या तीसरा क्या है, भुज में निराशाजनक राहत। ठीक, भूकंप के 3 दिन बाद भी हर व्यक्ति एक भोजन, कंबल, दवाएं आदि नहीं पहुंच पा रही थी। बहुत चिंता की बात हो गई थी। ठीक, भूकंप क्या तबाही हो गई, पाइपलाइनें, फ़ोन, ये सब बहुत सारी चीज़ें कट गई थी। रेल की सुविधा, शहर में आग लग गई थी। भूकंप प्रभावित क्षेत्र में आपातकाल की घोषणा, राष्ट्रपति ने आपातकाल स्थिति की घोषणा की थी। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक, मुख्यमंत्री की केंद्र से अपील की गई थी भैया कि गुजरात सरकार ने इस संकट का सामना करने के लिए केंद्र से वित्तीय सहायता मांगी थी। तो मतलब ये भुज में जो भूकंप आया था, याद रखिए कि भैया 26 जनवरी 2001 को 6.9 प्रबलता के साथ भूकंप आया था रिएक्टर स्केल पे। ठीक, अभी अभी हमने बताया भी है क्या कि भूकंप का मापन एक यंत्र से किया जाता है। इसको क्या कहते हैं, भूकंप लेखी। भूकंप लेखी मतलब क्या होता है, सिस्मोग्राफ। ठीक, सिस्मोग्राफ याद रखिएगा। ठीक, सिस्मोग्राफ है। और सिस्मोग्राफ जो होते हैं ना भैया, इसका एक पैमाना है रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल इसी पर आजकल मापा जा रहा है। ठीक, इसमें और भी होता है, जैसे मर्केली होता है, एक मर्केली होता है। ठीक, ये भी होता है। इन सब पे नहीं मापते हैं, आजकल रिक्टर स्केल पर ही भूकंप मापा जाता है। ठीक, तो वही कहा जा रहा है भैया क्या, कि भूकंप का मापन एक यंत्र से किया जाता है, जिसको क्या कहते हैं, भूकंप लेखी कहते हैं। ठीक, भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर मापी जाती है। ये आया है सही, सीधे पीसीएस में प्रश्न आया गया था भाई, सीधे सीधे, कि भूकंप की तीव्रता किस में मापी जाती है, रिक्टर स्केल पर मापी जाती है। याद रखिएगा, जिस भूकंप की तीव्रता 2.0 अथवा उससे कम होती है ना, उसका प्रभाव नहीं के बराबर होता है। ठीक, लेकिन याद रखिएगा, जिसकी तीव्रता 5 पॉइंट होती है वह वस्तुओं के गिरने से क्षति पहुंचा सकता है। ठीक, याद रखेंगे। और देख लीजिए इसी में क्या है भैया, कि भूकंप की तीव्रता अगर 6 पॉइंट है, 6 पॉइंट अथवा उससे ज़्यादा है, तो भैया ये बहुत शक्तिशाली है। याद रखिए, जैसे अभी देखा ना हमने भुज में कितना भूकंप आया था,
वो 6 पॉइंट से ज़्यादा 6.9 था। इसकी तीव्रता 7 पॉइंट अथवा उससे अधिक होती है ना भैया, वो सर्वाधिक शक्तिशाली समझा जाता है, सबसे ज़्यादा विनाश वही कर देता है, याद रखिएगा। ये देख लीजिए कैसा होता है भूकंप लेखी, ये देख रहे हैं ना, ये क्या है भूकंप लेखी, क्या कहते हैं, सिस्मोग्राफ कहते हैं, याद रखिएगा, सिस्मोग्राफ, ठीक, याद रखिएगा। तो भैया अब छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप भी जानते रहो क्या कि भूकंप से कैसे बचें। भूकंप के दौरान भैया पहली बात है, सुरक्षित स्थान खोज लीजिए, रसोई के काउंटर या मेज के नीचे, दीवार के अंदरूनी कोने में जाके छुप जाएं। और किससे दूर रहें भैया, आग से दूर रहें, चिमनी के आसपास बिल्कुल न रहें। ये टूट सकने वाली खिड़कियों या दर्पण तस्वीर फ्रेम से या भैया दूर रहें। पहले से तैयार रहें, क्या अपने दोस्तों एवं परिवारजनों के बीच जागरूकता फैलाएं भैया। और आपदा का सामना विश्वास से करें, ठीक। तो ये हो गया बात। और देख लीजिए भैया इसके आगे क्या हो गया कि मुख्य स्थलाकृतियों के बारे में देख लीजिए, मुख्य स्थलाकृतियाँ कैसे बनती हैं इसके बारे में देख लीजिए, ठीक। क्या देखेंगे भैया कि अपक्षय और अपरदन, अभी हमने बताया अपक्षय क्या होता है, जब मिट्टियाँ बह के कहीं इकट्ठा हो जा रही हैं ऐसे, तो उसको क्या कहेंगे, अपक्षय, ठीक। अपक्षय क्या कहेंगे, अपक्षय जैसे कोई चट्टान है ना, चट्टान कोई कमज़ोर हो गई, कमज़ोर होकर धीरे धीरे क्या करके वहीं एकदम टूट गई, विक्षिप्त हो गई, तो वो हो गया भैया अपक्षय। अपरदन क्या है भैया कि जो ये मिट्टी है जो कटा हुआ है अपक्षय के बाद, ये बह करके कहीं और जाके इकट्ठा हो जा रही है, वो चाहे क्या कहते हैं ये निक्षेपण होता है। और जो मिट्टी बह के कट जा रही ना, वो क्या कहलाता है, अपरदन, ठीक। तो मोटी मोटी बात बस समझ लीजिए, अपक्षय क्या है भैया कि जो चट्टान है ना अपने जगह पर ही है लेकिन वहीं कमज़ोर हो गई है, ठीक, अपने जगह पर ही कमज़ोर हो गई है, टूट फूट गई है, वो हो गया आपका अपक्षय। अपरदन क्या हो गया, ये मिट्टी यहाँ से हट गई, ठीक, कट गई, तो इसको क्या कहते हैं, अपरदन। और जहाँ जाके इकट्ठा हो गई उसको क्या कहेंगे, निक्षेपण। तो सीधी सीधी बात बस समझ लीजिए कि ये हो गया अपक्षय, ये हो गया अपरदन नामक दो प्रक्रमों के द्वारा दृश्य भूमि लगातार विघटित होती रहती हैं, ठीक। यानी अपक्षय और अपरदन के कारण ही क्या होता है भैया, अपक्षय और अपरदन के कारण ही भूदृश्य, दृश्य भूमि मतलब जो आप देख रहे हैं ज़मीन, उसमें परिवर्तन होता रहता है। पृथ्वी की सतह पर शैलों यानी चट्टानों के टूटने से क्या होता है, अपक्षय की क्रिया होती है। अभी हमने बताया चट्टान टूट गई, कमज़ोर हो गई, वो अपक्षय हो गया, ठीक। भूदृश्य, भूदृश्य मतलब जो आप देख रहे हैं, ज़मीन की जो चीज़ें भी आप देख पा रहे हैं, पर्वत पठार नदियाँ झील पवन ये सब, ठीक। भूदृश्य पर जल पवन हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को क्या कहते हैं, अपरदन, ठीक। जो भी आप देख रहे हैं मिट्टी और इन सब में कि अच्छा मिट्टी जैसे है, मिट्टी कट क्यों रही है, पानी के कारण, भाई बरसात हुई चट्टान पर, धीरे धीरे चट्टान कमज़ोर हो गई, टूट कट कट के हट गई। या फिर आंधी तूफान आया, क्या हुआ, जो चट्टानें हैं या जो बालू है और मिट्टी है उसको क्या हुआ, उड़ा करके ले गई, ये भी अपरदन हो गया। हिम है बर्फ़ भैया पिघल रही है या बर्फ़ सरक रही है, तो अपने साथ जो कूड़ा कचरा है वो भी ले करके सरक रही है, तो इससे क्या होता है, वहाँ की मिट्टी कट के हट के अलग होगी। तो ये सब विभिन्न घटक हैं ना, इनके द्वारा क्या होता है भैया, अपरदन होता है, ठीक। वायु है, जल है आदि क्या हैं, ये सब अपरदित पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाते हैं। अभी हमने बताया ना, हवा क्या है, आंधी आई एकदम धूल मट्टी लेकर के उड़ गई, पानी आया क्या हुआ, अपने साथ मिट्टी और कचरा वचड़ा सब लेकर के बह रहा है, ठीक। तो वही कहा जा रहा है क्या भैया कि वायु जल आदि क्या है, अपरदित पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं, ठीक। फिर क्या होता है भैया, फिर क्या होता है, ये इसको कहीं छोड़ भी तो देते हैं ना, निक्षेपित कर देते हैं, उड़ उड़ के गया कहीं जाकर निक्षेपित हो गया है, ठीक। उसके बाद कहा जा रहा है भैया क्या कि अपरदन एवं निक्षेपण के वे प्रक्रम पृथ्वी के धरातल पर क्या करते हैं, बहुत सारी आकृतियाँ बना देते हैं, ठीक है ना। मतलब क्या हुआ कि ये जो मिट्टी है जो बह करके लाई जा रही है, कहीं इकट्ठा करेगी ना, तो वहाँ जहाँ इकट्ठा करेगी वहाँ कोई एक आकृति बनेगी, कोई एक स्ट्रक्चर बन जाएगा, स्ट्रक्चर। जैसे हवा आया, हवा ने क्या किया कि अपने साथ बालू धूल और कण ले जा कर के गया, कहीं ऐसे क्या जगह पे डाल देगा जहाँ साफ ज़मीन है, बढ़िया है, अच्छा ज़मीन है, वहाँ पर डाल दिया, तो वहाँ पर क्या हो गया, एक नया स्ट्रक्चर बन गया ना, वहाँ पूरा बालू बालू ऐसे आ गया। घास है, मान लीजिए घास पर आंधी आ गई तो बाहर से बालू उड़ा करके ले गया, उस घास पे डाल दिया, तो घास पे एक नया स्ट्रक्चर बन रहा है ना भैया। तो उसी स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, स्थलाकृति। तो अलग अलग टाइप की स्थलाकृति बनती हैं,
जैसे नदी कैसा कैसा स्ट्रक्चर बनाती है देख लीजिए। जैसे नदी है ना, तो नदी भी बहुत सारे आकृतियाँ बना देती है। कैसे बनाती है, ये देखिए यहाँ पर कि भैया नदी के कार्य, नदी के जल से दृश्य भूमि का अपर्दन होता है। नदी क्या करती है, अपने साथ जब बहती है तो बहते हुए अपने अगल बगल भी काटती रहती है, ज़मीन के जहाँ बह रही है उसके नीचे भी काट रही है, ठीक। और काटते हुए अवसादों को अपने साथ धूल मिट्टी उट्टी ले जा करके कहीं जहाँ उसकी स्पीड धीमी होती है वहाँ इकट्ठा भी कर रही है। तो वही चीज़ है भैया कि इससे क्या होता है, जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है तो क्या भैया होता है, जलप्रपात। ठीक, जलप्रपात क्या है एक बार फिर से समझ लीजिए। क्या जलप्रपात क्या है, ऐसे समझिए कि जैसे नदी है, ठीक, नदी है और नदी ऐसे बह रही है। कोई मान लीजिए नदी के रास्ते में खड़ा ढाल आ गया, ऐसे कोई खड़ा ढाल आ गया तो नदी क्या करेगी, ऐसे पानी गिराने लगेगी ना, ऐसे पानी गिराने लगेगी ऐसे, ठीक। तो इससे क्या हो जाता है, जलप्रपात बन जाता है। ठीक, जलप्रपात देख लीजिए, जलप्रपात भैया ये यहाँ देखिए, ये कितना अच्छा बनाया है। ठीक, एनसीईआरटी में चित्र सही समझा देता है। देखो भैया कि ये देखिए, ये है क्या, कठोर शैल, ये है कठोर शैल, यहाँ से आ रही है नदी ऐसे बहते हुए, ठीक। और नदी के आगे ये हो गया कठोर शैल, इसको नदी नहीं काट पाई, ठीक। ये क्या है, जल की शक्ति द्वारा काटे गए क्या, मृदु शैल। अब कठोर शैल थी यहाँ, ये वाला कठोर था और इसके नीचे जो थे ये नरम थी, तो पानी के कारण क्या होगा, ये गई कट, ठीक, ये कट गई, ये कठोर है तो पानी ऊपर से जब गिरेगा तो इससे सट के नहीं आएगा। अब क्या है, पानी ऐसे गिरने लगा, बाहर जाने लगा ऐसे, ठीक। तो यही क्या हो गया भैया, जलप्रपात। इस तरीके से नदी ऊपर से आ रही है, नदी क्या कर रही है, ऊपर से आ रही है, ऊपर से आई और ऐसे खड़े ढाल से गिर के ऐसे बहने लगी, तो इसको क्या कहा गया, जलप्रपात। याद रखिएगा ये क्या है भैया, जलप्रपात। एक चीज़ यहाँ है, एक फैक्ट है, देख लीजिए क्या है भैया कि विश्व में क्या है, हजारों छोटे जलप्रपात हैं, ठीक। विश्व में हजार, सबसे ऊंचा जलप्रपात याद रखिएगा, यही बता दिया जा रहा है क्या कि सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है, ये सबसे ऊंचा जलप्रपात दक्षिण अमेरिका में कौन सा है, वेनेजुएला का है। कौन सा, एंजल जलप्रपात। याद रखिएगा कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात दक्षिण अमेरिका में वेनेजुएला का एंजल जलप्रपात है, ठीक। अन्य जलप्रपात में जैसे उत्तरी अमेरिका में कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर, बॉर्डर पर कौन सा है भैया, नियाग्रा। याद रखिएगा नियाग्रा जलप्रपात कहाँ है, उत्तरी अमेरिका और कनाडा में नियाग्रा जलप्रपात है, ठीक। और भैया अफ्रीका में जिम्बाब्वे, ठीक, एवं जिम्बाब्वे की सीमा पर कौन सा है भैया, विक्टोरिया जलप्रपात है। याद रखिएगा एनसीईआरटी के जो उदाहरण है ना, फैक्ट हैं, आपको एकदम रट लेने चाहिए, आप जान रखिए। तो यहाँ 3 फैक्ट आपके सामने आया, ठीक। कौन कौन सा, एक तो भैया विक्टोरिया जलप्रपात कहाँ है, अफ्रीका में जिम्बाब्वे है, ठीक। और दूसरा जलप्रपात क्या है भैया कि एंजल क्या है, सबसे ऊंचा जलप्रपात है कौन सा, दक्षिण अमेरिका में है, वेनेजुएला का एंजल जलप्रपात, ठीक। और उत्तरी अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पर कौन सा है, नियाग्रा जलप्रपात, ठीक। एकदम याद रखिएगा इसको, ठीक। चलो भैया, तो नदी ने क्या किया भैया, जलप्रपात बनाया। और जलप्रपात किससे बनता है ये भी याद रखिएगा, जलप्रपात बनने का कारण क्या है, अपर्दन है। याद रखना, नदी अपर्दन के कारण बनता है जलप्रपात, वो निक्षेपण के कारण नहीं बन रहा है, अपर्दन के कारण बन रहा है, याद रखिएगा, ठीक। और देखिए जब नदी क्या करती है, मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है, पहाड़ों से ऊपर निकल करके जब मैदानों में प्रवेश करती है तो भैया मोड़दार मार्ग से बहने लगती है, ठीक। तब उसकी क्या होती है, जब पहाड़ों पर से गिरेगी तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी, लहरदार बहने लगी ऐसे ऐसे, ठीक। इन्हीं बड़े मोड़ों को क्या कहते हैं, विसर्प। देखिए ये देख लीजिए यहाँ चित्र है ना, ये कितना बढ़िया यही चित्र में सब बता दिया गया है। ये देखिए कि नदी इधर से जब ऐसे बह रही है ऐसे ऐसे, ठीक। अब जब इसकी स्पीड कम हो गई तो क्या हो गया, बहुत बड़े बड़े मोड़ बन गए ऐसे, तो इसको क्या कहा जा रहा है भैया, विसर्प। और कभी कभी क्या होता है
कि ये जो मोड़ से ऐसे छोड़ करके छोड़ देती है, रास्ता बदल लेती है, तो यहाँ जैसे पानी इकट्ठा हो गया, इसको कहते हैं भैया चाप झील, इसी को गोखुर झील हो जाता है ना, इसको गोखुर झील बोलते हैं, याद रखिएगा। और अपने अगल बगल बहुत सारी मिट्टी इकट्ठा कर रही है तो इसी को कहा जाता है तटबंध। नदी अपने अगल बगल बहुत ज़्यादा मिट्टी इकट्ठा कर दे रही है ना, इसे इसको तटबंध कह रहे हैं। बहुत ज़्यादा मोड़ आ गया है नदी का तो इसको विसर्प कहते हैं। ठीक, ये चीज़ याद रखिएगा। देखिए आगे इसी में बताया है, क्या बताया है भैया, ऐसे देख लीजिए यहाँ पे। ठीक, तो क्या है विसर्प, क्या है बड़े मोड़ों को क्या कहते हैं भैया, विसर्प कहते हैं। इसके बाद विसर्प के किनारे पर लगातार अपर्दन निक्षेपण शुरू हो जाता है। जहाँ विसर्प होता है उसके किनारों पर ये सब चीज़ें अपर्दन निक्षेपण हो रहा है। ठीक, विसर्प लूप के सिरे निकट आ जाते हैं। ठीक, समय के साथ क्या होता है, विसर्प लूप नदी से हट जाते हैं। ये देखिए पहले ये था, ये धीरे धीरे करके कट गया, अब यही क्या बन गया, चाप झील बन गई। ठीक, पहले मोड़ होता है, मोड़ के बाद धीरे धीरे करके ये जो एरिया होता है ना इसे फैल जाता है पूरा, ये वाला एरिया पूरा फैल जाता है, जिससे क्या हो जाता है कि ये एकदम अलग हो गया, अलग हो गया तो ये बन गया चाप झील। ठीक, इसी को गोखुर झील कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक, और कभी कभी क्या होता है भैया कि नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती है। ठीक, फिर क्या हो जाता है, निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है, और बाढ़ के कारण नदी के तटों के जो निकटवर्ती क्षेत्र में क्या हो जाता है, महीन मिट्टी और अन्य पदार्थ जमा हो जाते हैं। ऐसी मिट्टी और पदार्थ को क्या कहते हैं, अवसाद कहते हैं। ठीक, इससे समतल उपजाऊ बाढ़ वाले मैदान, इसी से क्या होता है, जलोढ़ बन गया ना ये, इसी को क्या कहते हैं, जलोढ़। ठीक, जलोढ़ मैदान बन गया। ठीक, याद रखिएगा, जलोढ़। ठीक, तो क्या हो गया भैया, बाढ़कृत मैदान या जलोढ़ मैदान बन गया। नदी के उत्थित ये बगल बगल में जो चीज़ें हैं ना इसी को बोला जा रहा है तटबंध को क्या कहते हैं भैया, तटबंध कहते हैं। उत्थित मतलब नदी ने अपने अगले किनारे पर ऐसे एक घाट बना दिया है ना, एकदम घाट बना दिया है। अब क्या करके निक्षेपण, मिट्टी इकट्ठा कर करके अपने अगल बगल ऊंचा टीला टाइप का बना दिया है, उसी को क्या कहा जा रहा है, तटबंध कहा जा रहा है। ठीक, समुद्र तक पहुंचते पहुंचते नदी का प्रवाह एकदम धीमा हो जाएगा, समुद्र तक पहुंचते पहुंचते एकदम स्लो स्लो बहने लगेगी और बहुत सारी धाराओं में बंट जाएगी ना। नदी क्या होती है, समुद्र में पहुंचने से पहले भैया ऐसे ऐसे कई ऐसे धाराओं में ऐसे बढ़ जाती है, बहुत सारे धाराओं में, और स्पीड उसकी बहुत कम हो जाएगी। तो याद रखना इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं भैया डेल्टा। ठीक, याद रखिएगा, आगे मिलेगा आपको, उसी को डेल्टा कहते हैं, वितरिका। ठीक, ये देख रहे हैं बहुत सारा इसे डिस्ट्रीब्यूटर में बट गया, वितरिका कहा जाता है, और इसी वितरिका के बीच में जो ये बन रहा है यही क्या हो गया, डेल्टा बन गया। देखिए ये चित्र देख लीजिए, आपको सारी भी बातें समझ में आ जाएंगी। देखिए यहाँ नदी है, ये नदी आगे जा कर के समुद्र में, ये समुद्र है, समुद्र में मिलने से पहले देख रहे हैं कैसे ऐसे बट जा रही है। ठीक, तो ये जो डिस्ट्रीब्यूटरी बट रही है, जो आकृति बन रही है, ये तो है वितरिका। ठीक, और लेकिन ये जो एरिया देखिए मिट्टी अगल बगल इकट्ठा हो गई ना, ये देखिए ये नदी के अगल बगल ये जो मिट्टी इकट्ठा हो रही, ये क्या बन गया, ये बन गया भैया डेल्टा। तो डेल्टा कैसे बनता है, निक्षेपण अपर्दन के कारण निक्षेपण के कारण बनता है, याद रखना ये निक्षेपण है। ठीक, निक्षेपण के कारण बन रहा है ये सब डेल्टा। ठीक, याद रखिएगा, ये देखिए लिखा भी है ना, ये भैया क्या बन गया, डेल्टा। ठीक, तो यही चीज़ यहाँ बताया जा रही है कि वितरिका हो गया ये, और वितरिका के बाद क्या हुआ, मलबे के निक्षेपण से क्या होता है, अपने मुहाने का निर्माण करती है, और सभी मुहानों के अवसाद जो यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं ना इसे किनारे किनारे पर, इसी को क्या कहा जा रहा है भैया, डेल्टा। ठीक, याद रखिएगा। चलिए अब देखिए समुद्र की लहरें भी कुछ न कुछ आकृतियाँ बनाती हैं, समुद्र की लहरें आकृतियाँ बनाती हैं, क्या बनाती हैं भैया, ये देख लीजिए एक बार यहाँ। ठीक, यहाँ देख लीजिए समुद्र की आकृति क्या बना रही है, समुद्री तरंग के कारण क्या बनती है, समुद्री तरंग के अपर्दन और निक्षेपण तटीय स्थलाकृतियाँ बनाती है। ठीक, जहाँ समुद्र होता है उसके किनारे मिट्टी को काटना, चट्टानों को काट करके या चट्टानों को एक जगह इकट्ठा करके कुछ क्या बना देती हैं, आकृति। समुद्री तरंगें लगातार सैलों से टकराती रहती हैं, याद रखिए। ठीक, जिससे क्या होता है, दरार विकसित हो जाती है, और समय के साथ ये बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी क्या हो जाती हैं, ठीक, इनको क्या कहते हैं, समुद्री गुफा कह रहे हैं। ठीक, क्या होता है भैया
कि जो समुद्र है ना वो करार से टकरा रहा है तो क्या नीचे जो होती चट्टान के एकदम होल हो गया, ठीक, एकदम होल हो गया। इसी के कारण क्या हो गया, वो गुफा बन गई। देखिए यहाँ चित्र में दिखाया है, जैसे यहाँ से समुद्री पानी जो है ये लहर ऐसे बार बार चट्टान में मार रहा है, बार बार चट्टान मार रहा है, तो ऊपर से तो चट्टान बढ़िया दिख रही, लेकिन यहीं हो गया होल। तो इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं भैया समुद्री गुफा। ये हो गया आपका समुद्री गुफा। क्यों बनाई, समुद्र की सतह जा कर के इस पर ऐसे टक्कर मारती हैं लहरें, तो लहरें जब टक्कर मार रही हैं समुद्र के किनारे तो यहाँ बन गया गुफा। और कभी कभी क्या होता है, इतना ज़्यादा होल हो गया कि चट्टान के आर पार चला गया, ठीक, तो वो बीच में होल हो जाता है, तो इसी को क्या कहते हैं भैया तटीय मेहराब। यानी कोई चट्टान है, चट्टान लहर ऐसे बीच बीच में मार रही, धक्का दे रही है, तो क्या हो गया, इसी चट्टानवा में हो गया होल। जब ये चट्टान में होल हो गया ना तो इसी को क्या कहते हैं भाई, इसी को कहते हैं मेहराब, याद रखिएगा। और कभी कभी ऐसा हुआ कि ये होलवा ही ना बड़ा हो गया, यही होलवा इतना बड़ा होते 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 पता चला पूरी चट्टानवा ऐसे बीच से कट गई। तो भैया जब कट गई तो ये अलग हो जाएगा ना इससे, जब अलग हो गया तो क्या बन गया, ये देखिए ये बन गया स्टैग। क्या बन गया, ये स्टैग बन गया। देख रहे हैं बीच में पूरा हो गया खाली, कट गया, तो ये क्या हो गया स्टैग। तो इस तरीके से बनता है क्या, गुफा, मेहराब, स्टैग, ठीक। तो वही चीज़ें यहाँ पर लिखी हैं, एक बार ऐसे देख लेंगे, पढ़ लेंगे, समझ में तो आ ही गया होगा आपको, ठीक, मैंने बता ही दिया, बस एक बार पढ़ लीजिए कि लिखा क्या है। तो इसमें क्या लिखा है भैया कि स्थलाकृतियाँ बनती हैं किससे, समुद्री तरंगों के अपरदन निक्षेपण से स्थलाकृति बन जाती है। ये सबको स्थलाकृति बोला जा रहा है, स्थल पर जो आकृति है वही स्थलाकृति है। तो देख लिए, समुद्री तरंगे लगातार सैलों से टकराती रहती हैं, जिससे क्या होता है, दरार विकसित होती है और क्या बनता है भैया, समुद्री गुफा बनती है। अब गुफा के बड़ा हो रहा है यही गुफा, ठीक, देख रहे हैं ना, यही गुफा क्या हो रहा है, धीरे धीरे बड़ा हो जा रहा है, बड़ा होते होते क्या बन गया भैया, मेहराब। मेहराब क्या है अभी हमने देख लिया, ये देखिए यहाँ मेहराब है, ठीक, मेहराब हो गया। अब देखिए आगे क्या कह रहा है कि कभी कभी क्या होता है, वो मेहराब भी एकदम अलग हो जाता है, छत ही पता चला पूरा तोड़ दिया, अपरदन से क्या हो गया, जो छत को भी तोड़ दिया। जब छत को तोड़ दिया तो केवल दीवार बची, उसी दीवार को क्या कह रहे हैं, स्टैग कह रहे हैं, ठीक, याद रखिएगा। समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए क्या, ऊंचे शैली तटों को समुद्र भृगु कहते हैं, ठीक। समुद्र भृगु क्या होता है, ऐसे समुद्र में ही ऐसे उठे हुए चट्टानें ऐसे आ जाती हैं, उसी को कहते हैं समुद्री भृगु कहते हैं, ठीक। चलो भैया, तो उसके बाद क्या होता है, समुद्री तरंगे किनारों पर अवसाद जमा कर क्या करती, पुलिन, यानी पुलिन को क्या कहते हैं भैया, बीच, ठीक, बीच बनती हैं। तो अभी क्या कहते हैं, ये समुद्री तरंगे अपने किनारे पर बालू वालू खूब ज़्यादा इकट्ठा कर देती हैं, एकदम समुद्र किनारे बालू बालू हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, बीच कहते हैं, समुद्री पुलिन कहते हैं, ठीक। जैसे आपको करीना बीच देखे होंगे, है ना, और बहुत सारे ऐसे बीच होते हैं, गोवा बीच है, ठीक है ना, वो सब बीच होते हैं, याद रखिएगा। चलो भैया ये हो गया। तो अब देखिए समुद्र के बाद अब देखिए हिमनद के कार्य, यानी बर्फ भी कुछ काम करता है। तो बर्फ क्या काम करता है भैया, हिमनद अथवा हिमानी बर्फ की नदियाँ होती हैं, बर्फ की नदी बह रही है, ठीक। हिमनद अपने नीचे की कठोर चट्टानों से क्या करता है, गोलाश्मी मिट्टी और पत्थरों को अपरदित कर देता है। नहीं बात समझ में आई तो ऐसे समझ लीजिए, ये देखिए यहाँ देख रहे हैं ना, अब ये है क्या आपके सामने, बर्फ़ की नदी। तो ये देखिए यहाँ से ये जो बर्फ़ है ना, ये जब आगे बढ़ेगी तो क्या होगा, इसके अगल बगल में जो ये घास है, चट्टानें हैं, कूड़ा कचरा है ना, इसको भी साथ में लेकर के बहाएगी ना, धक्का देगी। तो धक्का देगी तो क्या होगा, अगल बगल कटने लगेगा चीज़ें ना, ये देखिए अगल बगल कटने लगेगी, तो इससे क्या होगा, कुछ नई आकृति बन जाएगी। जैसे अभी देख लीजिए कि यहाँ देख लीजिए, जैसे ये वाला पोर्शन देखिए, ये यहाँ पर पहले बर्फ़ रही होगी और धीरे धीरे क्या है, जब बर्फ़ सरक सरक के नीचे आने लगी ना तो इसकी आकृति भी बदल गई, अब ये ऐसे हो गया, ठीक। पहले क्या था, यहाँ पर बर्फ़ जमी थी, यहाँ से बर्फ़ सरक के जब नीचे आ रही है तो अब इसके में जो कूड़ा कचरा था इसको क्या किया, बर्फ़ ने नीचे उतार दिया, अपने साथ में लेकर के चले आई, तो एक नई आकृति बन गई है। इसी तरीके से ऐसे यहाँ भी हुआ होगा, ऐसे यहाँ भी हुआ होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आकृति बनती रहती है। तो इससे जो बर्फ़ से जो आकृति बन रही है उसी को बोला जाता है भैया
हिम द्वारा निर्मित आकृति, याद रखिएगा। ठीक, और देखिए क्या होता है कि अपरदन कर देती है। गुलास में मिट्टी पत्थरों से भूदृश्य का अपरदन करती है। ठीक, हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण भी कर देते हैं भैया, बहुत गहराई में भी चट्टानों के काट देते हैं। ठीक, पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ पिघलने से उन गर्तों में जल भर जाता है। ठीक, जल भर जाता है, याद रखिएगा, और वे क्या बन जाती हैं भैया, सुंदर सुंदर झील बन जाती हैं। ठीक, हिमनद के द्वारा लाए गए जो पदार्थ होते हैं, छोटे बड़े जैसे सैल, रेत एवं तलछट, मिट्टी निक्षेप, ये सब जो होता है ना, इनको क्या कहते हैं, हिमनद हिमोड़ कहते हैं। ठीक, यानी बर्फ़ जो रेत और बालू इकट्ठा करती है, मिट्टी इकट्ठा करती है, उसको कहते हैं हिमनद हिमोड़, हिमोड़ कहा जाता है उनको। ये निक्षेप से बनते हैं, याद रखिएगा। ठीक, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, बस ऐसे याद करते रहिए। उसके बाद क्या है भैया, ये देख लीजिए कि उसके बाद है पवन का काम। देखिए पवन का काम क्या है, यहाँ पर देख लीजिए, पवन भी ऐसे करता है। पवन क्या करता है, जब उड़ता है तूफान आएगा इसमें बालू में, तो अपने साथ बहुत सारी बालू आंधी तूफान लेकर के चला जाएगा, तो कहीं काटेगा और कहीं ले जा कर के वही बालू को इकट्ठा कर देगा। ठीक, तो बालू के टिब्बे बन जाते हैं, बहुत सारे बालू के ऐसे टीले टाइप के बन जाते हैं, उसी को कहा जाता है। ठीक, रेगिस्तान में पवन अपरदन निक्षेप का मुख्य कारण है। ठीक, रेगिस्तान में पवन ही भैया, वहाँ नदी तो बह नहीं रही है, तो वहाँ क्या है, हवा ही है, पानी है, जिसके कारण क्या होता है, अपरदन और निक्षेपण होता है। ठीक, तो क्या होता है भैया, रेगिस्तान में आप क्या देखेंगे, छत्रक, छत्रक के आकार की सेल देखेंगे। छत्रक की आकार सेल क्या होती है कि जैसे नीचे, अब देखिए कोई मान लीजिए कि ऐसे चट्टान है, ऐसे मान लेते हैं। ठीक, मान लिया चट्टान है, अब क्या है कि यहाँ से तूफान, आंधी तूफान ऐसे बहेगा ना, जब हवा बहेगा ना, तो नीचे बालू है, तो नीचे बालू ज़्यादा लेकर के उड़ेगा कि ऊपर, स्वाभाविक है भैया, नीचे बालू ज़्यादा है तो हवा जब चलेगी तो बालू नीचे से ज़्यादा लेकर के चलेगी, तो नीचे से लेकर चलेगी ना, तो यहाँ हवा में इस चट्टान पे बार बार ऐसे टक्कर काट के आगे बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, तो बाद में क्या होगा, यही चट्टानवा ना ऐसे बन जाएगा, इस तरीके से चट्टान बन जाएगी, यानी नीचे जाएगा कट, यहाँ हो गया कट, और बालू ने नीचे काट दिया। क्यों, क्योंकि बालू ज़मीन पर से मिट्टी उट्टी ले जाकर के इसे घसड़ते हुए चल रही थी, एकदम रगड़ रगड़ के, तो इससे क्या हो गया यहाँ पर, तो हो गया भैया ये क्या, छत्रक बन गया। ठीक, तो यही चीज़ होता है कि पवन क्या करता है भैया, छत्रक बना देता है, छत्रक। ठीक, तो ये होता है छत्रक सैल, आपने अक्सर देखा होगा। ठीक, नहीं देखा होगा तो अभी हमने बता दिया। ठीक, जो पवन क्या करती है, सैल के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटती है। अभी हमने बताया क्यों काटती है, क्यों, क्योंकि ज़मीन के नीचे तो बलुआ है, उसी बलुआ को लेकर जब उड़ेगी तो जब चट्टान से नीचे ही तो एकदम घसड़ेगी, तो जब नीचे घसड़ेगी तो भैया नीचे छत्रक बनेगी, नीचे ज़्यादा कट जाएगा, इसीलिए तो सबसे ज़्यादा नीचे कटता है। इसीलिए ऐसी शैलों के आधार क्या हो जाते हैं भैया, आधार मतलब नीचे संकीर्ण हो जाते हैं, लेकिन ऊपर क्या है, ऊपर हवा का उतना ज़्यादा घर्षण होता नहीं है, तो वो एकदम फैला रहता है, तो इसीलिए ऊपर एकदम फैला रहेगा, नीचे हो जाएगा ऐसे। ठीक, तो इसी को कहते हैं भैया छत्रक। ठीक, इस तरीके की आकृति बन जाती है, उसको बोलते हैं छत्रक। ठीक, तो क्या हो गया, आगे देखिए, पवन चलने पर यह अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है। ठीक, जब पवनों का बहाव जो है वो रुक जाता है, तब क्या होता है भैया, रेत गिर जाकर छोटी पहाड़ी बनाती है। ठीक, उनको बालू का टिब्बा कहते हैं। ठीक, जहाँ बालू इकट्ठा कर दिए, बालू का पहाड़ टाइप का बना दिया, बहुत ज़्यादा बालू वहाँ इकट्ठा हो गई, बालू का पहाड़ टाइप का बन गया, उसी को क्या बोलते हैं भैया, बालू का टिब्बा कहते हैं। ठीक, जब बालू कण महीन एवं हल्के होते हैं तो वायु उनको उठाकर अत्यधिक दूर लेके चली जाती है। ठीक, और जब ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र में पूरा एकदम बहुत ज़्यादा फैल जाते हैं ऐसे, ठीक, बहुत दूर तक फैला दिया, पतली अगर क्या कहते हैं परत में अगर फैला दिया, तो भैया वो क्या कहलाता है, लोएस। आपको पता ही होगा क्या कि चीन में जो है ना भैया, चीन में विशाल लोएस का निक्षेप है, तो उसकी क्या बोलते हैं, लोएस का मैदान बन गया। ठीक, तो ये भैया आज हमारा ये NCERT याद रखिएगा, NCERT। ठीक, NCERT का
7th क्लास की क्या पढ़ रहे हैं, जियोग्राफी पढ़ रहे हैं मेरे भाई। ठीक, तो ये आज हमारी तीसरी क्लास की तीसरा क्लास था, तीसरा चैप्टर आज हमने पढ़ लिया। ठीक, बहुत जल्दी हम क्या करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर लेकर के आएंगे। आप लोग क्या करो भैया, सपोर्ट किया करो, थोड़ा सा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करवाइए। ठीक, और ख़ुद भी करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए ताकि इस क्लास का सबको लाभ मिल पाए। और मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ, आपको कैसा लग रहा है, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताया करिए। ठीक, तो चलो भैया, नमस्कार।